हेलो बच्चों, मैं हूं नवल किशोर सिंह। मेरे YouTube चैनल इंग्लिश पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक केस के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। केस का प्रयोग दुनिया का कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं है जिसमें नहीं किया जाता है। तो मैं केस से संबंधित कुछ गोल्डन लाइन्स लिखे हैं जिसे सावधानी पूर्वक सुने। Come with me and study the case, then your mind will be fresh, challenges will be done, boldly face. In each sentence we use the case. चलिए अब हम लोग केस समझते हैं। केस को अच्छी तरह से समझने के लिए वीडियो पर अंत तक बने रहें, अन्यथा अच्छी तरह से आप समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम केस का डिफिनीशन पढ़ते हैं। केस का हिंदी होता है कारक। केस को हिंदी में क्या कहते हैं? कारक। अब केस का डिफिनीशन हम इस प्रकार करेंगे। द केस ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन शोज इट्स रिलेशन टू अदर वर्ड्स इन ए सेंटेंस। यानी नाउन या प्रोनाउन सेंटेंस के दूसरे शब्द के साथ संबंध बतलाता है, उसे हम केस कहते हैं। केस के 4 काइंड्स होते हैं। केस के कितने काइंड्स होते हैं? 4 काइंड्स। नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस और वोकेटिव केस। नॉमिनेटिव केस को कर्ता कारक कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस को कर्म कारक कहते हैं, पॉजेसिव केस को संबंध कारक कहते हैं, वोकेटिव केस को संबोधन कारक कहते हैं। आपको मैंने इस केस के अंदर में इस सभी नाउन और प्रोनाउन का सिंगुलर और प्लूरल भी बताया हूं, और कौन नाउन प्रोनाउन किस पर्सन के अंदर आता है ये भी सब मैं इसमें आपको समझा रहा हूं। तो आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आवर, आवर्स, ये फर्स्ट पर्सन के आते हैं। ये फर्स्ट पर्सन के अंदर आते हैं, जिसमें आई, मी, माई, माइन सिंगुलर नंबर होता है। वी, अस, आवर, आवर्स ये प्लूरल नंबर होता है। यानी फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर दोनों अलग अलग होते हैं। यानी फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में आई, मी, माई, माइन आता है, और फर्स्ट पर्सन के ही प्लूरल नंबर में वी, अस, आवर, आवर्स आता है। सेकेंड पर्सन यू, योर, योर्स है। ये सेकेंड पर्सन है, और ये सेकेंड पर्सन ऐसा पर्सन है जिसका प्रयोग हम सिंगुलर नंबर में भी करते हैं और प्लूरल नंबर में करते हैं। इसलिए मैंने इस सेकेंड पर्सन के खाने में सिंगुलर और प्लूरल दोनों लिख दिया हूं। यहाँ सेकेंड पर्सन है, यानी ये सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, और ये सेकेंड पर्सन वाला दोनों सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी प्रयोग करते हैं। थर्ड पर्सन, आप जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन को छोड़कर दुनिया के जितने भी नाउन और प्रोनाउन होते हैं वो सब थर्ड पर्सन के अंदर आते हैं। तो थर्ड पर्सन में अनगिनत होते हैं, लेकिन प्रोनाउन की संख्या सीमित है और नाउन की संख्या अनगिनत है। यानी जितने भी नाउन होते हैं वो सब थर्ड पर्सन के ही अंदर आते हैं। तो इसके अंदर भी थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में भी सिंगुलर और प्लूरल होता है। नाउन का सिंगुलर और प्लूरल तो होता ही है, लेकिन इसका थर्ड पर्सन में प्रोनाउन का भी सिंगुलर और प्लूरल होता है। ही, सी, इट ये आपका सिंगुलर है, और दे प्लूरल होता है। हिम, हर, इट ये सिंगुलर है और इसका प्लूरल देम है। हीज, हर, इट्स सिंगुलर है, इसका प्लूरल देयर है। हर्स का प्लूरल देयर्स होता है। तो आपसे अगर कोई प्रश्न करे कि आई का प्लूरल क्या होता है, तो आपको वी बताना है। ये नहीं कि आई का प्लूरल अस बताना है, नहीं। आई का प्लूरल वी, मी का प्लूरल अस बताना है। मी का प्लूरल वी नहीं बताना है, बल्कि मी का प्लूरल अस बताना है। माई का प्लूरल आवर बताना है, माइन का प्लूरल आवर्स बताना है। उसी प्रकार ये यू तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में है। ये यू जितने भी है, यू,
योर, योर्स, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज किया जाता है। इसलिए अगर आपसे प्रश्न कोई करे कि ही, सी, इट का प्लूरल क्या है, तो आप तीनों का प्लूरल दे बताएंगे। हिम, हर, इट का प्लूरल क्या है, तो देम बताएंगे। हिज का प्लूरल देयर और देयर्स दोनों होता है। हर का प्लूरल देयर्स होता है। हर्स का प्लूरल देयर्स होता है। इट्स का प्लूरल देयर और देयर्स होता है। अब हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं। सबसे पहले आप देखिए, नॉमिनेटिव केस में है आई। आई यानी द वर्ड विच इज यूज्ड एज सब्जेक्ट इज सेड टू बी नॉमिनेटिव केस। आई राइट्स, आई राइट ए लेटर, आई राइट ए लेटर, इसमें आई क्या है, सब्जेक्ट है, क्योंकि इस क्रिया को करने वाला क्या है, आई है, इसको कहते हैं सब्जेक्ट। तो जो नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है उसको हम कहते हैं कि वो नॉमिनेटिव केस में है। अतः हम इसको एनसी यानी नॉमिनेटिव केस को शॉर्ट में हम एनसी कह सकते हैं, ऑब्जेक्टिव केस को ओसी कह सकते हैं, पॉजेसिव केस को पीसी कह सकते हैं और वोकेटिव केस को वीसी कह सकते हैं। तो यह सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है। तो जिस प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है उसको कहते हैं कि वो प्रोनाउन सब नॉमिनेटिव केस में है। किस केस में है आई, नॉमिनेटिव केस में। क्यों नॉमिनेटिव केस में है, क्योंकि इसका प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया गया है। इस सेंटेंस के अंदर इस आई के ही विषय में कहा गया है, अतः यह सब्जेक्ट है। और जो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है उस नाउन या प्रोनाउन को हम कहते हैं कि वो नॉमिनेटिव केस में है। अब आइए, मी, राजू टीचेज मी। दूसरा सेंटेंस, राजू टीचेज मी, राजू मुझे पढ़ाता है। इस क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, मी पर। मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो जिस नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है उस प्रोनाउन या नाउन को हम ऑब्जेक्टिव केस में समझते हैं। यानी द वर्ड which is used as object is said to be in objective case। यानी मी का प्रयोग हमने ऑब्जेक्ट के रूप में किया है, अतः इसको कहते हैं कि यह ऑब्जेक्टिव केस में है। किस केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है। मी यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में है, क्यों, क्योंकि इसका प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में किया गया है। अतः जिस शब्द का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है उस शब्द को हम ऑब्जेक्टिव केस में समझते हैं। अब तीसरा देखते हैं, पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस में दो शब्द है, माई, अवर, माइन। ये दोनों शब्द रिलेशन दिखाने का काम करता है, रिलेशन बताने का काम करता है। एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं, दिस इज माई पेन। The word which shows its relation to other words of a sentence is said to be possessive case। यानी अगर कोई भी शब्द जो किसी दूसरे शब्द के साथ संबंध बताता है या रिलेशन बताता है उसको हम कहते हैं कि पॉजेसिव केस है। यानी दिस इज माई पेन, यहां माई क्या है, पॉजेसिव केस में है। क्यों, क्योंकि इस पेन पर इसका अधिकार है। माई अगर नहीं होता तो ये पेन किसका होता पता ही नहीं चलता, इसलिए पेन पर अधिकार माई का है। अतः हम माई को कहेंगे कि यह पॉजेसिव केस में है। माई किस केस में है, पॉजेसिव केस में। क्यों, क्योंकि पेन पर इसका अधिकार है, अतः पी माई को हम पॉजेसिव केस कहेंगे। अब दूसरा सेंटेंस, दिस पेन इज माइन। दिस पेन इज माइन, यह कलम मेरी है। दोनों सेंटेंस में खास अंतर नहीं है। जिस प्रकार हम कहते हैं कि फलाना कोई व्यक्ति का नाम लेकर, कोई व्यक्ति वो मेरे चाचा जी हैं
या हम कह दें कि वो मेरे पिताजी के भाई हैं, दोनों में अंतर नहीं है, केवल कहने में अंतर है। वे मेरे चाचा जी हैं या मेरे पिताजी के भाई हैं, दोनों के रिलेशन में कोई अंतर नहीं है, दोनों के केवल कहने में अंतर होता है। उसी प्रकार दिस इज माई पेन, यह मेरी कलम है, यह कलम मेरी है, केवल कहने में अंतर है। अतः पेन पर फोर्थ सेंटेंस में पेन पर माइन का ही अधिकार है। माइन का अर्थ होता है मेरा और माई का भी अर्थ होता है मेरा, लेकिन यह माई जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में आया है, यानी जब किसी भी नाउन के पहले हम किसी भी प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पर माई जो है एडजेक्टिव का काम करता है, लेकिन केस के अनुसार इसको हम पॉजेसिव केस में समझते हैं। उसी प्रकार दिस पेन इज माइन, जब किस माई का प्रयोग हमेशा हम करते हैं अब एडजेक्टिव के रूप में, आवर का भी एडजेक्टिव के, इस साइड में जितने भी हैं सब हम एडजेक्टिव के रूप में करते हैं, इसको हम पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। और माइन के साइड में जितने भी होते हैं सब उसको हम कहते हैं वो पॉजेसिव प्रोनाउन है, यानी उसके बाद में किसी भी नाउन का प्रयोग नहीं करते हैं। अंतर दोनों में यही है कि माई के बाद आवर, योर, हिज के बाद जो है हर के बाद हम नाउन का प्रयोग करते हैं, और माइन, आवर्स और योर्स के बाद नाउन का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन दोनों जो है पॉजेसिव केस को ही बताता है, यानी किसी भी वस्तु पर अधिकार या किसी व्यक्ति के साथ रिलेशन बताता है। जैसे तीसरा सेंटेंस में पेन पर माई का अधिकार दिख रहा है, और चौथा सेंटेंस में भी माइन, पेन पर माइन का ही अधिकार दिख रहा है, यानी माई और माइन दोनों पॉजेसिव केस में है, लेकिन यहां पर माई जो है एडजेक्टिव बन के आया है और यहां पर माई जो है प्रोनाउन बन के आया है, यानी इसके बाद कोई नाउन का प्रयोग नहीं होगा और इसके बाद बिना नाउन का यह नहीं होगा। उसी प्रकार आप देखते हैं वी है, जिस प्रकार हम इसका प्रयोग करते हैं उसी प्रकार हम वी का प्रयोग करेंगे, जिस प्रकार हम मी का प्रयोग करते हैं उसी प्रकार हम अस का प्रयोग करेंगे, जिस प्रकार माई का प्रयोग करते हैं उसी प्रकार आवर का प्रयोग करेंगे, माइन का जिस प्रकार प्रयोग करते हैं उसी प्रकार जो है आवर्स का भी प्रयोग करेंगे। अब एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। अब हम लोग फर्स्ट पर्सन के प्लूरल नंबर में वी, अस, आवर और आवर्स का एग्जाम्पल देखेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल, वी आर टीचर्स, वी आर टीचर्स, हम लोग शिक्षक हैं। इस सेंटेंस में किसके विषय में कहा गया है? वी के विषय में। किसके विषय में कहा गया है? वी के विषय में। अतः वी क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट हुआ। फर्स्ट सेंटेंस में वी आर टीचर्स, इसमें वी के विषय में कहा गया है, अतः वी जो है आपका सब्जेक्ट है, और जिस वर्ड का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है उसको हम कहते हैं कि वह सब नॉमिनेटिव केस में है, अतः वी यहाँ नॉमिनेटिव केस में है, यानी एनसी है इसको शॉर्ट में कहते हैं, नॉमिनेटिव केस में है। वी किस में है? नॉमिनेटिव केस में। क्यों नॉमिनेटिव केस में है? क्योंकि इसका प्रयोग इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में किया गया है, अतः वी को हम नॉमिनेटिव केस कहेंगे। दूसरा एग्जांपल, द टीचर teaches us, द टीचर teaches us, शिक्षक हम लोगों को पढ़ाते हैं। यहां अस क्या है? ऑब्जेक्ट है। अस क्या है? ऑब्जेक्ट। अतः इसको हम ऑब्जेक्टिव केस में समझेंगे, यानी जिस नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है उस शब्द को ऑब्जेक्टिव केस में समझा जाता है। अतः द टीचर टीचेज अस, अस यहां ऑब्जेक्ट है, अतः यह ऑब्जेक्टिव केस में है। तीसरा एग्जांपल, दैट
दैट इज आवर कार, दैट इज आवर कार, वह हम लोगों की कार है। यहाँ आवर कार पर अधिकार दिखलाता है, अतः आवर को हम यहाँ कहेंगे यह पॉजिटिव केस में है। आवर किस में है? पॉजिटिव केस में है। क्यों पॉजिटिव केस में है? क्योंकि इस कार पर आवर अधिकार दिखलाता है। अगर आवर नहीं होता तो ये पता ही नहीं चलता कि कार किसका है, अतः आवर यहाँ पॉजिटिव केस में है। चौथा एग्जांपल, दैट कार इज आवर्स, दैट कार इज आवर्स, वह कार हम लोगों की है। यहाँ आवर्स जो है पॉजिटिव केस में है। क्यों पॉजिटिव केस में है? क्योंकि इस कार पर आवर्स ही अधिकार दिखाता है। अगर आवर्स नहीं होता तो ये पता नहीं चलता कि यह कार किसका है, अतः आवर्स भी इसमें पॉजिटिव केस में है। फर्स्ट सेंटेंस में आवर पॉजिटिव केस में है, सेकेंड फोर्थ सेंटेंस में आवर्स पॉजिटिव केस में है, थर्ड सेंटेंस का दैट इज आवर कार, यह हम लोगों की कार है। दैट कार इज आवर्स, वह कार हम लोगों की है। दोनों सेंटेंस में केवल कहने का अंतर है, मगर दोनों का भाव एक ही है। अतः थर्ड सेंटेंस का आवर पॉजिटिव केस में है और फोर्थ सेंटेंस का आवर्स पॉजिटिव केस में है। अब हम सेकेंड पर्सन के यू, योर और योर्स के विषय में पढ़ेंगे। अब हम सेकेंड पर्सन का एग्जांपल देखेंगे। नॉमिनेटिव केस में है यू है और ऑब्जेक्टिव केस में भी यू ही है, लेकिन दोनों के प्रयोग के आधार पर हम डिफरेंस करेंगे कि कौन सब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस में होता है और कब यह ऑब्जेक्टिव केस में होता है। यानी सब्जेक्ट के रूप में इसका प्रयोग करेंगे तो इसको हम कहेंगे कि नॉमिनेटिव केस में है, और ऑब्जेक्ट के रूप में हम करेंगे तो उसको हम समझेंगे कि ऑब्जेक्टिव केस में है। और ये दोनों सिंगुलर और प्लूरल दोनों में प्रयोग होता है। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे कि नॉमिनेटिव केस कैसे कहेंगे। यू आर टीचर्स, यू आर ए टीचर, यू आर टीचर्स, इसमें किसके विषय में कहा गया है? यू के विषय में। किसके विषय में कहा गया है? यू के विषय में, कि आप लोग शिक्षक हैं या तुम लोग शिक्षक हो। यहाँ यू को प्लूरल नंबर में प्रयोग किया गया है और सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है, अतः इसको कहेंगे कि यह नॉमिनेटिव केस में है। यहाँ दूसरा है यू आर ए टीचर, आप शिक्षक हैं या तुम शिक्षक हो। यहाँ पर इस सेंटेंस में किसके विषय में कहा गया है? यू के विषय में, यानी यू सब्जेक्ट है। तो यू सब्जेक्ट है, यह नॉमिनेटिव केस में है, और इस सेंटेंस में यू को सिंगुलर नंबर में प्रयोग किया गया है और यह सब्जेक्ट के रूप में है, इसलिए इसको कहेंगे कि यह नॉमिनेटिव केस में है। अब हम ऑब्जेक्टिव केस में देखते हैं एग्जांपल। सीता बीट्स यू, सीता बीट्स यू, सीता तुम्हें पीटती है या सीता तुम लोगों को पीटती है। यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल दोनों में हम समझ सकते हैं। अतः इस बीट क्रिया है, बीट्स क्रिया है और बीट्स क्रिया का यह ऑब्जेक्ट है। पीटती है, सीता पीटती है, किसको पीटती है? तो यू को पीटती है, यानी यू यहाँ पर क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। क्या है? यू ऑब्जेक्ट है। सेकेंड सेंटेंस में यू क्या है? यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, क्योंकि क्रिया का प्रभाव यू पर पड़ रहा है। किसे पीटती है? तो यू को पीटती है, अतः यू ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसको हम कहेंगे कि ऑब्जेक्टिव केस में है। आप यहां देख रहे हैं यू यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है, नॉमिनेटिव केस में है। यह प्लूरल नंबर में प्रयोग किया गया है, इसमें भी यू सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है, अतः इसको हम कहेंगे कि नॉमिनेटिव केस में है। और इसका प्रयोग इस सेंटेंस में यू का प्रयोग सिंगुलर नंबर में हुआ है। दूसरा सेंटेंस में
यू यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में किया गया है, अतः ऑब्जेक्टिव केस में है, यानी ओसी शॉर्ट में हम इसको ओसी कहेंगे, यह ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग किया गया है। अब हम लोग योर और योर्स का प्रयोग देखेंगे। दिस इज योर बुक, दिस इज योर बुक। यहां योर का पुस्तक पर अधिकार है, यानी बुक पर अधिकार है, यह तुम्हारी पुस्तक है या यह आपकी पुस्तक है, अतः योर पॉजेसिव केस में समझेंगे। यानी योर किस केस में है? पॉजेसिव केस में। क्यों? क्योंकि इस पुस्तक का संबंध इससे है, यानी योर से है, इसलिए हम इसको कहेंगे कि पॉजेसिव केस में है। दिस बुक इज योर्स, दिस बुक इज योर्स। यह पुस्तक आपकी है या यह पुस्तक तुम्हारी है। इसमें भी योर्स का प्रयोग जो है पॉजेसिव केस में किया गया है, क्योंकि योर्स का संबंध इस पुस्तक के साथ है। अगर योर नहीं रहता तो पता ही नहीं चलता कि यह पुस्तक किसका है। अतः थर्ड सेंटेंस में यह योर भी पॉजेसिव केस में है, और इसमें दिस बुक इज योर्स इसमें भी पॉजेसिव केस में है। योर भी पॉजेसिव केस में है और योर्स भी पॉजेसिव केस में है, लेकिन दोनों के कहने में अंतर केवल है। दोनों का कहने का सेंस एक ही है, दोनों का कहने का भाव एक ही है। अब हम लोग थर्ड पर्सन में एक एग्जांपल देखेंगे। ही स्पीक्स इंग्लिश। इसमें इस क्रिया को करने वाला कौन है? ही है। कौन स्पीक्स, कौन बोलता है? तो ही सब्जेक्ट के रूप में है। ही किस रूप में है? सब्जेक्ट के रूप में, इसलिए इसको कहेंगे कि नॉमिनेटिव केस में है। ही किस केस में है? नॉमिनेटिव केस में। यह किस सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और इसलिए इसको हम कहेंगे कि यह नॉमिनेटिव केस में है, क्योंकि क्रिया को करने वाले शब्द को हम कहते हैं कि सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होने वाले शब्द को कहेंगे कि वह नॉमिनेटिव केस में है। दूसरा एग्जांपल, ऑब्जेक्ट के रूप, ऑब्जेक्टिव केस में हम प्रयोग करते हैं ही को हिम। आई टीच हिम, आई टीच हिम, मैं उसे पढ़ाता हूं। पढ़ाने की किसको पढ़ाता हूं? हिम को पढ़ाता हूं। यानी हिम इस टीच क्रिया का, ये टीच वर्ब है, और इस टीच क्रिया का प्रभाव हिम पर पड़ा है। किसे पढ़ाता है? तो उसे पढ़ाता है, अतः उसे क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। ऑब्जेक्ट हुआ, अतः इसको हम कहेंगे कि ऑब्जेक्टिव केस में है। यानी जिस शब्द का प्रयोग हम ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं उसको कहते हैं कि वह शब्द ऑब्जेक्टिव केस में है, अतः हिम यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में है। अब यहाँ देख रहे हैं हिज यहाँ पॉजेसिव केस में है। हिज के दोनों तरह से प्रयोग करते हैं, जैसे हमने माई और माइन का प्रयोग किया है, और हिज का ही प्रयोग हम दोनों स्थितियों में करते हैं। कैसे? तीसरा सेंटेंस, दिस इज हिज काऊ। चौथा सेंटेंस में दिस काऊ इज हिज। तीसरा सेंटेंस में हिज यहां पॉजेसिव केस में है, क्योंकि इस काऊ पर अधिकार हिज दिखलाता है, अतः इसको हम पॉजेसिव केस में कहेंगे। फोर्थ सेंटेंस में दिस काऊ इज हिज, यह गाय उसकी है। हिज का संबंध इस काऊ से है, यानी हिज जो है काऊ पर अधिकार दिखलाता है, अतः हिज को पॉजेसिव केस में समझते हैं। थर्ड सेंटेंस में हिज भी संबंध बताता है इस काऊ से, इसलिए हिज पॉजेसिव केस में है। फोर्थ सेंटेंस में हिज भी काऊ से संबंध बताता है, अतः हिज फोर्थ सेंटेंस में पॉजेसिव केस में है। अब हमने ही का समझा दिया है नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस में। उसी प्रकार सी का भी हम ही की तरह सबको प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार ईट का भी हम इस ही की तरह ही प्रयोग करेंगे। अब हम थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर दे, देम, देयर और देयर्स के विषय में देखते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस, दे
आर डॉक्टर्स, दे आर डॉक्टर्स। फर्स्ट सेंटेंस में इस दे के विषय में कहा गया, अतः दे जो है सब्जेक्ट का काम करता है, इसलिए हम कहेंगे कि दे नॉमिनेटिव केस में है। दे किस केस में है? नॉमिनेटिव केस में है। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस में दे के विषय में कहा गया है, यानी दे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, अतः दे जो है नॉमिनेटिव केस में है। दूसरा सेंटेंस देम का, आई टीच देम, आई टीच देम, मैं उन लोगों को पढ़ाता हूं। टीच क्या है? वर्ब है। और देम जो है टीच क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है। देम पर क्या पड़ रहा है? टीच क्रिया का प्रभाव, अतः देम क्या है? यहां ऑब्जेक्ट है, अतः देम ऑब्जेक्टिव केस में है। यानी जिस शब्द का चाहे वो नाउन हो या प्रोनाउन हो, अगर हम ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं तो उसको कहते हैं कि वह ऑब्जेक्टिव केस में है। अब हम देयर का प्रयोग करते हैं। मिस्टर रमन इज देयर फादर। मिस्टर रमन इज देयर फादर। मिस्टर रमन उन लोगों के पिताजी है। यहां पर देयर किस रूप में आया है? पॉजेसिव केस में है। क्यों? क्योंकि पिताजी का संबंध उन लोगों की है। अगर देयर नहीं होता तो पता ही नहीं चलता कि ये पिताजी किसके हैं, अतः देयर यहां आकर संबंध बताता है पिताजी के साथ, अतः देयर जो है यहां पर पॉजेसिव केस में है। फोर्थ सेंटेंस, दैट बस इज देयर्स। दैट बस इज देयर्स, वह बस उन लोगों की है। फोर्थ सेंटेंस में है दैट बस इज देयर्स, वह बस। फोर्थ सेंटेंस में दैट बस इज देयर्स, वह बस उन लोगों की है। यहां पर देयर्स जो है पॉजेसिव केस में है, क्योंकि देयर्स का संबंध बस से है, यानी देयर जो है बस पर अधिकार दिखलाता है, इसलिए हम इस देयर्स को कहेंगे कि यह पॉजेसिव केस में है। थर्ड सेंटेंस में देयर पिताजी के साथ संबंध बताने के लिए आया है, अतः देयर पॉजेसिव केस में है। फोर्थ सेंटेंस में देयर्स इस बस पर अधिकार दिखलाता है, अतः देयर्स भी पॉजेसिव केस में है। अब हम नाउन के विषय में पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि प्रोनाउन का प्रयोग नॉमिनेटिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में और पॉजेसिव केस में किया जाता है, वोकेटिव केस में नहीं किया जाता है। लेकिन नाउन का प्रयोग नॉमिनेटिव केस में भी, ऑब्जेक्टिव केस में, पॉजेसिव केस में और वोकेटिव केस में, चारों में प्रयोग किया जाता है। तो इसका प्रयोग हम देखने के पहले अब यहाँ देख रहे हैं कि सी जो थर्ड पर्सन में सी है, इसका नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव केस में हर है और पॉजेसिव केस में भी हर है। इसके प्रयोग के द्वारा हम अंतर समझेंगे। इसके बाद हम नाउन के विषय में पढ़ेंगे कि किसी भी नाउन और प्रोनाउन का प्रयोग हम चारों केस में कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं हर, ये ऑब्जेक्टिव केस में आई टीच हर। आई टीच हर, यहां हर आई टीच हर, ये हर जो है टीच जो है क्रिया है और क्रिया का प्रभाव हर पर पड़ रहा है, यानी हर जो है ऑब्जेक्ट है, क्योंकि क्रिया का प्रभाव, टीच क्रिया का प्रभाव हर पर पड़ रहा है, अतः हर ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव केस में है। यहां हर किस में है? ऑब्जेक्टिव केस में। क्यों?
क्योंकि यह ऑब्जेक्ट का काम करता है। जो शब्द नाउन हो या प्रोनाउन हो ऑब्जेक्ट का काम करता है उसको कहते हैं कि वह ऑब्जेक्टिव केस में है, अतः हर यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में है। दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं अब इस हर का पॉजिटिव केस में कैसे समझ लेते हैं। दैट इज हर हाउस, दैट इज हर हाउस। यहां हर पॉजिटिव केस में है। हर किस में है? पॉजिटिव केस में है। क्यों? क्योंकि हर हाउस पर अधिकार दिखलाता है। अगर हर नहीं होता तो पता ही नहीं चलता कि घर किसका है। अतः हर के चलते यह पता चलता है कि घर उसका है, यानी इस घर पर हर जो है अधिकार दिखलाता है। अतः हर यहाँ पर पॉजिटिव केस में है। फर्स्ट सेंटेंस में यहाँ पर टीच क्रिया का हर ऑब्जेक्ट है, इसलिए ऑब्जेक्टिव केस में कहेंगे। और थर्ड सेकेंड सेंटेंस में हर जो है हाउस पर अधिकार दिखलाता है, अतः हर को हम कहेंगे कि यह पॉजिटिव केस में है। अब आइए हम लोग नाउन के विषय में पढ़ते हैं, जिसका कोई भी नाउन है जिसका हम प्रयोग चारों केस में करते हैं। अब इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। राम इज रीडिंग, राम इज रीडिंग, राम पढ़ रहा है। इस सेंटेंस में किसके विषय में कहा गया है? राम के विषय में। तो राम यहां पर क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ, अतः यह सब्जेक्ट है तो यह नॉमिनेटिव केस में है। क्योंकि जिस नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग हम सब्जेक्ट के रूप में करते हैं उस शब्द को कहते हैं कि वह नॉमिनेटिव केस में है। अतः राम इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है, अतः यह नॉमिनेटिव केस में है। इसी राम को हम अब ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग कर रहे हैं। इसी राम को हम अब ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग कर रहे हैं, जिसका प्रयोग हम दूसरा सेंटेंस में देखेंगे। आई बीट राम, आई बीट राम। यहां पर बीट क्रिया है। बीट क्या है? वर्ब है। और इस क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? राम पर पड़ रहा है। क्योंकि राम इस क्रिया का बीट क्रिया का राम पर प्रभाव पड़ रहा है, यानी किसे पीटता है? तो राम को पीटता है। यहां पर राम क्या है? ऑब्जेक्ट में है। ऑब्जेक्ट में है, इसलिए इसको कहेंगे कि यह ऑब्जेक्टिव केस में है। क्योंकि जिस नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग हम ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं उस शब्द को कहते हैं कि यह ऑब्जेक्टिव केस में है। तो फर्स्ट सेंटेंस में यहां राम सब्जेक्ट में है, इसलिए नॉमिनेटिव केस कहेंगे। सेकेंड सेंटेंस में राम यहां ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग किया गया है, ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है, अतः इसको हम कहेंगे कि ऑब्जेक्टिव केस में है। सेकेंड सेंटेंस में राम को ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है, इसलिए हम इसको कहेंगे कि ऑब्जेक्टिव केस में है। फर्स्ट सेंटेंस में राम को सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है, इसलिए हम कहेंगे कि यह नॉमिनेटिव केस में है। अब हम देखते हैं पॉजेसिव केस। थर्ड सेंटेंस हम पॉजेसिव केस में देखते हैं। दैट इज राम्स ब्रदर, राम्स ब्रदर। यहां राम जब भी किसी नाउन को पॉजेसिव केस में प्रयोग करते हैं तो उसमें हम एपॉस्ट्रोफ एस का प्रयोग करते हैं। एपॉस्ट्रोफ एस लगा करके उसको पॉजेसिव केस बनाते हैं। अतः यहाँ पर और इसका अर्थ हुआ राम का, यानी दैट इज राम्स ब्रदर, वह राम का भाई है। यानी यहाँ पर राम्स जो है पॉजेसिव केस में है, क्योंकि ब्रदर का संबंध, ब्रदर के साथ राम का संबंध हो रहा है। अगर राम्स नहीं होता तो ये ब्रदर पता ही नहीं चलता कि किसका भाई है, इसलिए राम से यहाँ पॉजेसिव केस में है। क्योंकि राम जो है ब्रदर के साथ संबंध बताता है, अतः राम्स यहाँ पर पॉजेसिव केस में है। अब हम वोकेटिव केस समझते हैं। वोकेटिव केस से किसको कहते हैं? वोकेटिव केस द वर्ड बाय विच वी एड्रेस टू से समथिंग इज सेड टू बी वोकेटिव केस। यानी किसी से कुछ कहने के पहले, किसी से कुछ कहने के पहले जिस शब्द से संबोधित किया जाता है
उसको हम कहते हैं कि वह नाउन वोकेटिव केस में है। हम प्रोनाउन का प्रयोग वोकेटिव केस में नहीं कर सकते हैं, हम केवल नाउन का ही प्रयोग वोकेटिव केस में करते हैं। अगर वोकेटिव केस का वर्ड नहीं होता तो हम लोग किसी से कुछ कहने के पहले बड़ा मुश्किल में पड़ जाते। कैसे कहते? जैसे आप जब भी क्लास में इंटर करते हैं तो आप बोलते हैं सर, चौथा सेंटेंस, सर मे आई कम इन। जब भी आप क्लास में इंटर करते हैं तो इंटर कहने से पहले आप सर से आप कुछ कहते हैं, क्या बोलते हैं? आने के लिए अनुमति मांगते हैं। क्या कहते हैं? सर मे आई कम इन, यानी मे आई कम इन कहने से पहले आपने उस टीचर को किस शब्द से संबोधित किया? सर से। अगर मैडम होती तो आप क्या संबोधित करते? मैडम से। तो यहां पर सर क्या हो गया? वोकेटिव केस में हो गया। वोकेटिव केस में हो गया क्योंकि किसी से कुछ कहने से पहले जिस शब्द से संबोधित किया जाता है उस शब्द को हम कहते हैं वोकेटिव केस में है। यानी मे आई कम इन, सर से पूछने से पहले आपने उस टीचर को सर से संबोधित किया, अतः सर को कहेंगे कि यह वोकेटिव केस में है। हम इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। अगर हम सर पहले लिखते हैं तो कमा लिखेंगे, इसके बाद आपका प्रश्न करेंगे मे आई कम इन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मे आई कम इन, इसके बाद कॉमा, इसके बाद सर लिखेंगे। यहां पर मे आई कम इन सर, सर से पहले आपने जब लास्ट में आपने सर लिखा था कमा दिया, इसके बाद हम क्वेश्चन मार्क्स देते हैं। यानी मे आई कम इन कहने के बाद आपने सर से संबोधित किया, या तो पहले उस शब्द से संबोधित करेंगे या बाद में, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, दोनों सेम टू सेम है। अतः हम इसमें भी सर को कहेंगे कि वोकेटिव केस में है और इसमें भी कहेंगे कि वोकेटिव केस में भी है। जब आप स्कूल से छुट्टी होती है और घर जाते हैं तो आपको बहुत कड़ाके की भूख लगी रहती है, तो आप कहते हैं क्या? माँ मुझे खाना दो। यानी इंग्लिश में इसको कहेंगे मदर गिव मी फूड आई एम हंग्री। माँ मुझे खाना दो, मैं भूखा हूं। तो आपने माँ मुझे खाना दो, मैं भूखा हूं, ये कहने से पहले आपने किस शब्द से संबोधित किया? माँ से। अपने माँ को किस शब्द से संबोधित किया? माँ से। यानी मदर गिव मी फूड, या ऐसे भी कर सकते हैं कि गिव मी फूड मदर। तो यहां पर मदर क्या हो गया? वोकेटिव केस में हो गया। यानी हम किसी से कुछ कहने से पहले जिस शब्द से संबोधित कर देते हैं उस शब्द को हम कहते हैं कि वोकेटिव केस में है। अगर कभी कभी शिक्षक क्या करते हैं? गुस्सा जाते हैं और कहते हैं कि अरे गधा तुम क्या कर रहे हो, तो यहाँ अरे गधा जो है यहाँ वोकेटिव केस में हुआ। अगर हम कहते हैं ओ माय डियर चिल्ड्रेन लिसन टू मी केयरफुली आई एम गोइंग टू टीच यू, तो आप ओ माय डियर चिल्ड्रेन यहाँ पर हम जो है वोकेटिव केस में कहेंगे, क्योंकि ओ माय डियर चिल्ड्रेन से संबोधित किया अपने छात्रों को। इसके बाद मैंने कहा कि मेरी बात को केयरफुली सुनो, मैं आप लोगों को अब पढ़ाने जा रहा हूं। तो आशा है कि अब आप लोग वोकेटिव केस के विषय में भी समझ गए होंगे। अब हम राम को वोकेटिव केस के रूप में एग्जाम्पल देने जा रहा हूं। 5 सेंटेंस में, राम वेयर आर यू गोइंग। राम से मैंने क्या कहा, क्या पूछा? वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो? तुम कहां जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग कहने से पहले मैंने उसको, एक लड़का को राम से संबोधित किया, अतः राम जो है यहाँ पर वोकेटिव केस में है। और इस वोकेटिव केस के बाद हम कॉमा जरूर देंगे, अन्यथा आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। अगर यह क्वेश्चन है तो हम लास्ट में आपको अंत में क्वेश्चन मार्क्स देंगे। इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वेयर आर यू गोइंग, इसके बाद कॉमा लिखेंगे, इसके बाद हम राम लिखेंगे, तब क्वेश्चन मार्क्स लिखेंगे अगर प्रश्न पूछ रहा है तो। वेयर आर यू गोइंग राम, राम तुम कहां जा रहे हो? ये तो हम राम
को पहले भी लिख सकते हैं, जब पहले लिखेंगे तो कमा देंगे, और हम सेंटेंस के बाद भी लिख सकते हैं। जिस बात को कह रहे हैं उसको हम पहले भी लिख सकते हैं, और बाद में जो है हम वोकेटिव वर्ड वाला शब्द लिखेंगे तो इसको कमा के बाद लिखेंगे। अतः इसमें राम वेयर आर यू गोइंग, यहाँ पर राम वोकेटिव केस में है, वेयर आर यू गोइंग कॉमा देने के बाद ये राम आया है, अतः ये भी राम आपका वोकेटिव केस में है। आशा करता हूं कि अब आप लोग वोकेटिव केस को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यानी हम किसी भी नाउन का प्रयोग, कोई भी नाउन हो, हम उसका प्रयोग नॉमिनेटिव केस में भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में भी कर सकते हैं, पॉजेसिव केस में भी कर सकते हैं, और वोकेटिव केस में भी कर सकते हैं। अब आप लोगों को केस अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, और वीडियो अच्छी तरह समझ में आई हो तो वीडियो को जगह से जगह शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। विश यू ऑल द बेस्ट।